बच्चों, हम अक्सर अपनी ज़िंदगी से नाखुश रहते हैं, कुछ ना कुछ शिकायतें करते रहते हैं। आई एम श्योर आप भी अपने पेरेंट्स से किसी न किसी चीज़ के लिए ज़रूर बोलते होंगे कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो चाहिए, मेरी लाइफ में ये कमी है, मेरी लाइफ में वो कमी है। लेकिन कभी आपने सोचा है कुछ ऐसे भी बच्चे होते होंगे कि जिनकी लाइफ में ऑलमोस्ट कुछ होता ही नहीं है, कहीं से किसी तरीके की खुशी नहीं मिलती है उन्हें। तो ऐसी ही एक पोयम है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, कंपोज्ड बाय स्टीफन स्पेंडर। देखेंगे कि स्टीफन स्पेंडर ने कैसे बच्चों की दशा बताई है उस पोयम में। तो सबसे पहले हम लोग इस पोयम के जो रचयिता हैं यानी पोएट हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो स्टीफन स्पेंडर जो हैं, इनका जन्म हुआ था 28 फरवरी 1909 में केंसिंगटन, लंदन में। ठीक है, तो लंदन में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम हैरोल्ड स्पेंडर था, जो कि एक जर्नलिस्ट थे। इनकी माँ वॉयलेट हिल्डा शूस्टर पेंटर और पोएट थी। He went to University College Oxford but left it without taking any degree. वो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड गए लेकिन इसे बिना किसी डिग्री लिए उन्होंने इसे छोड़ दिया। ही रोट पोएम्स, एसेज एंड नॉवेल्स। वो उन्होंने पोएम्स भी लिखते थे, एसेज निबंध लिखते थे और नॉवेल्स लिखते थे। ही मेनली यूज सोशल इनजस्टिस एंड क्लास स्ट्रगल एज द थीम ऑफ हिज वर्क्स। उनके वर्क्स में अक्सर हमें यही देखने को मिला कि जहाँ पर भी सामाजिक अन्याय उन्हें होता दिखा या समाज में वर्गों में बहुत संघर्ष है, समाज में बहुत असमानता देखने को मिली, इसी पे उनके सारे वर्क लगभग बेस्ड रहे। He had a keen interest in politics and joined Communist Party of Great Britain. पॉलिटिक्स में भी उनको बहुत इंटरेस्ट था। ठीक है, तो उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ग्रेट ब्रिटेन की है उसको ज्वाइन किया। He was professor of English at University College London from 1970 to 1977. वो इंग्लिश के प्रोफेसर रहे यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में 1970 से 1977 तक। He was deeply influenced by W.H. Auden. होता है ना, कोई इंसान किसी न किसी से प्रभावित रहता है, ये W.H. Auden से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। He was awarded the Golden Pen Award in 1995. 1995 में इनको गोल्डन पेन अवार्ड दिया गया। अब देखते हैं गोल्डन पेन अवार्ड क्या होता है। इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। ये साल में एक बार दिया जाता है, ब्रिटिश लोगों को दिया जाता है। और इसमें ये क्यों दिया जाता है, जिसने भी लिटरेचर के फील्ड में बहुत उत्कृष्ट योगदान दिया होता है, ठीक है, उसको एक लाइफ टाइम अचीवमेंट के रूप में ये अवार्ड दिया जाता है। तो इनको ये अवार्ड 1995 में दिया गया था। His works include The Temple novel, The God, इनके वर्क्स में टेम्पल जो था वो नॉवल था, The God That Failed कलेक्शन ऑफ एसेज था, पोएम ऑफ डेडिकेशन पोएम्स थी, ट्रायल ऑफ अ जज ड्रामा था, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड वो क्या थी, ऑटोबायोग्राफी थी, यानी इनकी आत्मकथा थी। अब देखते हैं पोएम की थीम क्या है। The theme of the poem, An Elementary School Classroom in a Slum, is social injustice and inequality. क्या है इस पोएम का जो मुख्य विषय वस्तु है वो क्या है, सोशल इनजस्टिस है। समाज में जहाँ कहीं भी अन्याय होता है, ठीक है, सामाजिक अन्याय है और सामाजिक असमानता है। द पोएम पोर्ट्रेज अ पैथेटिक picture of the children who live in slums and attend school there only. पोएम जो है वो एक बहुत दयनीय पिक्चर हमारे सामने प्रस्तुत करती है कि इसकी ऐसे बच्चों की जो स्लम्स में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं और वहीं पर अपनी शिक्षा प्राप्त करते हैं। It also presents a stark contrast between the lives of haves and have-nots. ये एक बहुत विरोधाभास प्रस्तुत करती है हमारे सामने
ऐसे लोगों की जीवन के बीच में, जैसे जिनके पास सब कुछ है और जिनके पास कुछ भी नहीं है। It emphasizes the need of honest efforts by the government and eminent and prosperous personalities of society to light up the lives of the slum dwellers with the light of education। अब ये बताती है पोयम कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उस पर ये बहुत ज़ोर दे के कहते हैं पोएट कि ऑनेस्ट एफर्ट्स की ज़रूरत है, ईमानदार प्रयासों की ज़रूरत है हमारी गवर्नमेंट सरकार के द्वारा, और सरकार के साथ साथ समाज के जो भी बहुत प्रॉस्पेरस धनी लोग हैं और जो बहुत प्रसिद्ध लोग हैं उनके द्वारा ऐसे स्लम डवेलर्स मतलब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी को प्रकाशवान बनाने की ज़रूरत है, उनको चीज़ें मुहैया कराने की ज़रूरत है, फैसिलिटीज़ देने की ज़रूरत है। और ये सब करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उनको सबसे पहले उनकी ज़िंदगी में हमें शिक्षा का उजाला करना पड़ेगा। ये बात ये पोयम हमें बताती है। अब देखते हैं पोयम का पहला स्टेंजा। बच्चों, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस। पहली ही लाइन में देखिए, पोएट ने पहली ही लाइन में फार फार को 2 बार रिपीट करके बता दिया है कि वो इसको कितना एम्फेसाइज करना चाहता है, कितना इस पे जोर देना चाहता है। तो बताते हैं, गस्टी वेव्स कैसे होती है, बहुत जेस्टफुल वेव्स होती हैं, बहुत उत्साहपूर्ण जो विंड होती है उसको बोलते हैं। तो कहते हैं कि बच्चों के जो फेसेस थे वहाँ, जो स्लम स्कूल में जो बच्चे थे उनके चेहरे कैसे थे, जैसे कि हवा होती है ना, जो बहुत उत्साहपूर्ण हवा होती है, बहुत जिसमें जीवन होता है, जिसमें एंथुजियाज्म होता है, जिनसे लहरें भी हिल जाती हैं, ऐसे ये चेहरे, इन बच्चों के चेहरे बिल्कुल भी नहीं थे। मतलब इन बच्चों के चेहरे उत्साह से, जीवन से, जेस्ट से बहुत दूर थे। लाइक रूटलेस वीड्स, अब ये बताते हैं कि कैसे थे, लाइक रूटलेस वीड्स क्या होती है, हम सभी लोग खेतों में या अपने घरों में क्यारियाँ लगाते हैं, क्यारियों में जो अनवांटेड प्लांट्स निकल आते हैं उनको वीड्स बोलते हैं। तो अनवांटेड प्लांट्स को क्या करते हैं, हम उनको निकाल के फेंक देते हैं, जो बेकार की घास उगाती है, ठीक है। तो जब हम लोग उन्हें निकाल के फेंक देते हैं तो उनकी जड़ें उखड़ जाती हैं, और वो कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल पीले पीले से हो जाते हैं। और क्या कहते हैं, उन्हें हम ढेर कर करके फेंकते रहते हैं, उनमें सारा ऑर्डर ख़त्म होता रहता है। ठीक वैसे ही द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर का सेंस यहाँ पर बच्चों के पीले फेसेस से है, बच्चों के पीले चेहरों से है। तो ठीक वैसे ही जैसे हमने ढेर बना के फेंक देते हैं ना हम लोग घास, ठीक वैसे ही बच्चों के चेहरों पे बाल पड़े हुए थे, उनके चेहरे बिल्कुल पीले पीले थे, यानी उनके बाल बिल्कुल अनकॉम बाल थे, बाल संवारे हुए नहीं थे। तो कहने का सेंस है, वहाँ जो स्लम स्कूल में जो बच्चे थे वो बिल्कुल उनमें बिल्कुल उत्साह नहीं था, उनके बाल संवरे नहीं हुए थे। जैसे हमारे यहाँ स्कूलों में बच्चे आते हैं तो कैसे होते हैं, नहा धो के अच्छे कपड़े पहनकर बाल वाल बना करके आते हैं, ये बच्चे बिल्कुल भी वैसे नहीं थे। द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, एक वहाँ अब बताते हैं बच्चे कैसे कैसे, अब स्पेसिफाई कर रहे हैं कौन कौन से बच्चे थे। एक लंबी सी लड़की थी, विद हर वेट डाउन हेड, और उसका जो सिर था वो उस पर बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था, बहुत बोझ लदा हुआ था, जिस वजह से उसका सिर जो था झुका हुआ था। अब यहाँ पर किस चीज़ का बोझ होगा, जिम्मेदारियों का बोझ, दुखों का बोझ, जो सोसाइटी की जो असमानता है, जो ये सब क्या कहते हैं इनजस्टिस है, इन सब का बोझ उसके सिर पे लदा हुआ था। द पेपर सीमिंग बॉय, देखिए कैसे बताया हुआ है, ऐसे बच्चे थे जो लग ही नहीं रहे थे कि हाड़ मांस के बने हुए इंसान हैं। ऐसा लग रहा था किसी ने पेपर का कोई बच्चा, कोई लड़का बिठा दिया हो, पेपर से बना के कागज का बना हुआ बच्चा बिठा दिया हो, मतलब वो इतना दुबला था। विद रैट्स आइज, अब देखिए रैट्स आइज मेटाफर है, हमने कहा था ना कि मेटाफर में क्या होता है, उसको वैसा उसके जैसा ना बता करके वही चीज बता दे रहे। चूहे की जैसी आंखें नहीं थी, चूहे की आंखें थी, ठीक है, समझ में आ रहा है।
तो विद रैट साइज, अब ये जो पेपर स्विमिंग बॉय था इसकी आंखें कैसी थी? रैट की, कभी आप रैट को देखो, चूहे को देखो, तो उसकी आंखें बहुत जल्दी जल्दी मूव करती रहती हैं, कुछ तलाशती रहती हैं। नॉर्मली रैट क्या तलाशेगा? बहुत सतर्क रहता है और खाना तलाशता रहता है। तो यहाँ पर इस बच्चे की आंखें भी एक जगह स्थिर नहीं थी, इधर उधर मूव कर रही थी और उनमें भूख नजर आ रही थी। The stunted, unlucky heir of twisted bones. Stunted, unlucky heir. Heir होता है उत्तराधिकारी। अब यहाँ पर stunted का सेंस है कि जो अच्छी तरीके से जिसका विकास नहीं हुआ है। अनलकी, दुर्भाग्यशाली। तो एक और बच्चा बताते हैं, वो दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी था किसका? ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। उसकी हड्डियां कैसी थी? घूमी घूमी, मुड़ी तुड़ी हड्डियां थी। कुपोषित बच्चों की होती है ना, जिनको अच्छे से खाना नहीं मिलता है, उनकी हड्डियां सीधी नहीं रहती, मजबूत नहीं रहती हैं, जगह जगह से मुड़ने लगती हैं। और ये उसे कहाँ से मिली थी? उसके फादर की डिसीज थी। देखिए, reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि वो रिसाइट तो कर रहा था, रिसाइट मीन्स पढ़ रहा था, आप समझ लीजिए, अपने डेस्क पे खड़ा होकर के डेस्क से अपने चैप्टर पढ़ रहा था, लेसन पढ़ रहा था, लेकिन इसके साथ साथ वो एक और चीज बता रहा था, एक चीज और पढ़ रहा था। वो क्या था? अपने पापा की डिसीज, यानी वो अपने पापा की डिसीज का, यानी कि बीमारी का उत्तराधिकारी था। उसको ये उत्तराधिकार में मिल गई थी। नॉर्मली क्या होता है, संपत्ति मिलती है जो हम लोगों को विरासत में मिलती है, वो क्या मिलती है? संपत्ति मिलती है, खुशियाँ मिलती हैं, रुपए पैसे जमीन जायदाद ये सब मिलता है, अच्छे संस्कार मिलते हैं। लेकिन इस बच्चे को क्या मिला है? इस बच्चे को एक बीमारी मिली है जिसमें कि उसकी जो हड्डियां हैं वो मुड़ी तुड़ी जा रही हैं। अब वो दोनों काम कर रहा है, मतलब वो अपनी हड्डियों से भी, वो अपनी बीमारी से भी जूझ रहा है और चैप्टर भी पढ़ रहा है। ठीक है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास। अब देखिए क्लास बहुत डिम था, उसमें अच्छी सी रोशनी नहीं थी। अब यहाँ पर जो नेचुरल रोशनी है उससे भी सेंस है, और एक वो रोशनी की जो आशावादिता होती है उसका, वो भी वहाँ नहीं थी। वहाँ पर जो पेसिमिज्म है, जो निराशावाद है, उसका अंधेरा भरा हुआ था। तो डिम क्लास के अंत में पीछे की तरफ वन अननोटेड, अननोटेड का सेंस अननोटिस, जिस पे ज़्यादा किसी का ध्यान नहीं था। स्वीट एंड यंग, एक सुंदर सा प्यारा सा छोटा सा बच्चा था। His eyes live in a dream। अब देखिए वो इस स्लम के जो स्कूल था, क्लासरूम था, इसमें कहीं भी नहीं था। मतलब वो फिजिकली तो वहीं था, लेकिन उसका दिमाग कहीं और बाहर काम कर रहा था। उसकी आंखें जो हैं, ऐसा लग रहा था वो अपनी आंखों में कोई सपना बुन रहा हो। अब स्क्विरल्स गेम इन ट्री रूम अदर दैन दिस। वो जो गिलहरी होती है, आप कभी भी गिलहरी को देखिए, देखिए बिल्कुल कंट्रास्ट है। यहाँ के जो बच्चे थे वो मरीले से थे, उनमें जान प्रतीत नहीं होती थी, बीमार थे, साफ सुथरे नहीं थे, अच्छे कपड़े नहीं पहने थे, बाल नहीं बने हुए थे। और जबकि वो बच्चा किसकी? गिलहरी के बारे में। गिलहरी आप कभी भी देखिए खूब दौड़ती भागती रहती है, प्लेफुल होती है खूब। ठीक है, तो वो गिलहरियों की गेम के बारे में सोच रहा होता है। इन ट्री रूम, जो ट्रीज में जो खोखर होते हैं, गड्ढे होते हैं ट्री में, रूम की जगह पे, जो ट्री में जगह जगह होती है जहाँ पे गिलहरी अपना घुस जाती है, खेलती रहती है, उनमें अदर दैन दिस, इन सब पे वो ध्यान नहीं दे रहा था। इसके बजाय वो स्क्विरल्स गेम, गिलहरियों की गेम के बारे में सोच रहा था। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेंजा। तो इसमें आपको क्या बताया गया है कि बच्चे, हमारे जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनसे कितनी डिफरेंट थे, उनसे किस तरीके से भिन्न थे। देखिए दूसरा, अब दूसरा जो स्टेंजा है इसमें, पहले में तो बच्चों के बारे में बताया, दूसरे में ये अब स्कूल, उस क्लासरूम के बारे में बता रहे हैं। कैसा था? ऑन सॉर क्रीम वॉल्स। अब जो, अब आप कभी भी देखिए मलाई, क्रीम का सेंस यहाँ पर मलाई से है। मलाई आप जब ताजी होती है तो कैसी होती है? आप दूध से उतारो तो कैसी होती है? सफेद सफेद होती है। आप उसको रख दो, खट्टी होने दो, ठीक है, धीरे धीरे उस पर पीलापन चढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये बताते हैं कि दीवारें जो है, ये क्या बता रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं कि दीवारें भी कभी सफ़ेद हुआ करती थी, लेकिन अब कैसी हो गई? मटमैले, पीले पीले रंग की हो गई हैं।
डोनेशंस। अब इन दीवारों पर कुछ पेंटिंग्स बनी होती हैं, हम लोग होते हैं ना, हमारे यहाँ स्कूलों में होता है, दीवारों पर कुछ कुछ चित्र बना दिए जाते हैं, तो इन दीवारों पे क्या क्या अंकित था वो बताते हैं, डोनेशंस अंकित थी। अब आप ये देखिए, इन दीवारों पे जो जो भी चीज़ें ये बताएंगे पोएट, उनसे बच्चे जो हैं वो सबसे पहली बात तो रिलेट नहीं करेंगे, और दूसरी बात उन्हें अपनी गरीबी का ज़्यादा एहसास होगा। तो सबसे पहली चीज़ डोनेशंस, इन दीवारों को पेंट कराया गया होगा कभी डोनेशन के माध्यम से, या स्कूल बना होगा, ये क्लासरूम बना होगा डोनेशन के माध्यम से, तो उनके नाम लिखे थे। ठीक है, वो डोनेशंस जिन जिन लोगों ने दी थी उनके नाम लिखे थे। ठीक है, शेक्सपियर्स हेड, एक शेक्सपियर का हेड बना था। आप लोगों ने देखा होगा फोटो में शेक्सपियर का आधा दिखाया जाता है, फेस से कुछ नीचे तक दिखाया जाता है, और हेड पूरी तरीके से होती है, ऐसी एक तस्वीर, तो वो बनी हुई थी। अब देखिए शेक्सपियर्स हेड क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि शेक्सपियर जो हैं वो क्या कहते हैं, किसको सिंबलाइज करते हैं, नॉलेज को सिंबलाइज करते हैं, एकेडमिक एक्सेलेंस को सिंबलाइज करते हैं। शेक्सपियर की तस्वीर का यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो किस बात को दर्शा रहा है। आप शेक्सपियर के नाटक वगैरह देखिए, उसमें क्या होता है, बड़े बड़े महलों की बात होती है, राजा रानी, दरबारी, घोड़े, रथ, इन सब की बात होती है, संपदा, धन संपदा की बात होती है। और शेक्सपियर को पढ़ने वाले बहुत ज्ञानी माने जाते हैं, लेकिन बच्चे इनसे रिलेट नहीं करते हैं। और क्या था वहाँ पर, क्लाउडलेस एट डॉन, एक ऐसी तस्वीर होगी जहाँ पर सुबह की क्या कहते हैं चित्रण किया गया होगा, जहाँ पर बादल नहीं हैं। सिविलाइज्ड होम राइडिंग ऑल सिटी, सिविलाइज्ड होम का सेंस यहाँ पर सिविलाइजेशन से है, जहाँ पर बहुत सभ्यता आ गई है, शहरों में जहाँ पर बोलते हैं बहुत सभ्यता आ गई है, और वो बड़ी बड़ी सिविलाइज्ड होम का सेंस हो गया है वो जो आर्किटेक्चरल जो क्या कहते हैं प्रॉस्पेरिटी है, आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो संपन्नता है उसके बारे में बताना चाहते हैं, जो कि सभी शहरों में ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलती है। गाँव में उतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं होती हैं, उतने बड़े बड़े क्या कहते हैं भवन नहीं होते हैं, लेकिन जब आप शहरों में जाते हैं जहाँ कहते हैं सभ्यता फलती फूलती है, वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े इमारतें देखने को मिलती हैं। अब ये एक चीज़ और बताते हैं, वहाँ पर एक चीज़ का और चित्रण किया गया था, बेल्ट फ्लारी टायरलीज वैली। बेल्ट फ्लारी टायरलीज वैली का सेंस है कि ऐसी वैली, टायरलीज वैली ऑस्ट्रिया में एक वैली है, यहाँ पे दिया भी है, क्या कहते हैं वर्ड मीनिंग में, पर्टेनिंग टू द टायरोल एंड ऑस्ट्रियन अल्पाइन प्रोविंस की। टायरोल ऑस्ट्रिया में एक क्या कहते हैं वैली है जहाँ पर बहुत सारे फूल होते हैं। ठीक है, बहुत मधुर वहाँ पर वातावरण होता है, बहुत फ्लारी वैली होती है, इन सब के चित्रण वहाँ पर थे। ओपन हैंडेड मैप, यहाँ पर ओपन हैंडेड मैप से सेंस क्या है कि ऐसा मैप जो बहुत पावरफुल लोगों ने अपने हिसाब से, अपनी नेसेसिटीज़, अपनी क्या कहते हैं कन्वीनियंस के हिसाब से बनाया है, ऐसा वहाँ पर एक मैप टंगा था। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, अब क्या होता है उस मैप में, आप कभी भी कोई भी मैप देखो तो उसमें क्या होता है, बड़ी बड़ी जो क्या कहते हैं बहुत प्रसिद्ध चीज़ें होती हैं, प्रसिद्ध इमारतें होती हैं, प्रसिद्ध जो शहर होते हैं, वो सब दिखाए जा रहे होते हैं। तो संसार को, अपना संसार प्रदर्शित करते हुए वहाँ पर एक मैप लगा हुआ था। मतलब जो संसार के बहुत प्रॉस्पेरस लोग हैं, अगर वो अपने संसार के बारे में जानना चाहें तो वो इस मैप को देख करके अपने संसार के बारे में जान सकते थे। लेकिन अब आप ये सोचो, उस पूरे मैप में कहीं पे भी स्लम तो दिखाई नहीं गई थी, तो क्या ये बच्चे उस मैप से खुद को रिलेट करेंगे, उस नक्शे से खुद को रिलेट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो जो चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं, बहुत प्रसिद्ध इमारतों के जगह क्या कहते हैं चिन्ह बने हुए हैं, बड़े बड़े शहरों के बने हुए, लेकिन ये बच्चे उन चीज़ों से तो संबद्ध ही नहीं हैं, उन चीज़ों को जानते नहीं हैं, वहाँ पे कभी गए नहीं हैं, तो कैसे रिलेट करेंगे? And yet, for these children, these windows, not this map, their world. लेकिन इन बच्चों के लिए ये जो मैप है,
ये उनका संसार नहीं है। कहने का सेंस है ये बच्चे उस मैप में जो संसार दिखाया गया है उससे बिल्कुल भी संबद्ध नहीं है, उसको बिल्कुल भी अपना संसार नहीं समझते हैं। इनके लिए तो संसार वही है जो उस स्लम में जो क्लासरूम बना है उसकी विंडो से जो बाहर दिखता है। बाहर क्या दिखेगा? छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ी दिखेंगी, गंदगी दिखेगी, इधर उधर पड़ा हुआ कूड़ा दिखेगा, नालियों से बहता हुआ पानी दिखेगा, ठीक है। और वैसे ही माल नरिश्ड बच्चे दिखेंगे, ठीक है। तो वो इन बच्चों का वो संसार था, जबकि इस मैप में जो संसार था वो उसमें तो कहीं इसकी चर्चा ही नहीं थी। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग। अब ये जो देख रहे हैं इस खिड़की से बाहर जो अपना संसार देख रहे हैं उसमें क्या है? इनका सारा का सारा जो भविष्य है वो फॉग। फॉग क्या? फॉग से फ्यूचर पेंट होने का क्या सेंस है? फॉग में जैसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है, कुछ क्लियर दिखाई नहीं देता है, स्पष्ट कुछ नहीं दिखाई देता है। तो इनके फ्यूचर में क्या होने वाला है कुछ स्पष्ट नहीं है, बड़ा अस्पष्ट सा फ्यूचर है इनका, भविष्य जो है कहीं पे भी कोई आशा नज़र नहीं आ रही है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई, लेड काला काला सा। अब काला स्काई क्यों होगा? स्काई तो ब्लू अज्योर कलर का होता है, आसमानी कलर का होता है, लेकिन इनका जो स्काई है वो पोल्यूशन से, गंदगी से, निराशा से बिल्कुल काला हो गया है। और एक पतली सी सकरी सी गली इनको दिखती है। इनका संसार क्या है? वो ही है, वो सकरी सी गली जो कि ऐसी लगती है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो एक काले से स्काई से, आसमान से सील कर दी गई हो, बंद कर दी गई हो। मतलब एक तो निराशा पहले से ही जीवन में है और ऊपर से जो गली है वो भी कहीं खुलती नहीं है। कहने का सेंस है यहीं जन्म लिया और यहीं इसी नरक जैसी अवस्था में ही यहीं पे हमारे जीवन का अंत भी होना है, ऐसा इन बच्चों को प्रतीत होता है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। अब इनका जो संसार है, दुनिया में कितनी चीज़ें हैं, खूबसूरत से खूबसूरत नदियां हैं जो जीवन प्रदान करती हैं, अंतरीप हैं, तारे हैं, तारा समूह है और ऐसे बहुत सारे क्या कहते हैं ज्ञान की बातें हैं। लेकिन ये जो क्या कहते हैं बच्चे हैं ये इनसे, इन सारी चीज़ों से बहुत दूर हैं और इनके संसार में ऐसा कुछ भी नहीं। इनके संसार में वही गंदगी, वही निराशा, वही अंधेरा, ऐसा है सब कुछ। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं जो कि है थर्ड स्टैंजा। श्योरली शेक्सपियर इज विकेड, द मैप अ बैड एग्जाम्पल। अब देखिए आप लोग मैप देखते हो, ठीक है। मैप में दिया होता है, जैसे आप मान लीजिए उत्तराखंड का मैप देखें तो उसमें दिया होगा देहरादून यहाँ पे है। देहरादून में जो क्या कहते हैं बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग्स हैं और अच्छे अच्छे से जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो सब जगह दिखाई देंगे। इंडिया का मैप देखते हैं तो हमें पता चलता है दिल्ली यहाँ है, रेड फोर्ट यहाँ है, लाल किला जो है वो यहाँ पे है, पार्लियामेंट यहाँ पर है। लेकिन इनका जो संसार है वो तो अलग ही है। तो ये बताते हैं कि श्योरली शेक्सपियर इज विकेट। शेक्सपियर जो है वो विकेट क्यों बताए गए हैं? क्यों ऐसा क्यों बताया गया? उन्होंने तो, शेक्सपियर ने तो इन बच्चों के साथ क्यों कुछ भी नहीं किया। लेकिन हमने पहले ही बताया कि शेक्सपियर के जो वर्क्स होते हैं उनमें क्या होती है? धन संपदा, राजा रानी, घोड़े, रथ, मतलब प्रॉस्पेरिटी की बातें होती हैं। लेकिन इन बच्चों को तो वैसा सब कभी कुछ देखने को नहीं मिला है। शेक्सपियर का आप कोई भी प्ले पढ़िए तो महल महल की बातें होती हैं, लेकिन ये बच्चे क्या जाने महल, इन्हों तो अपनी दुनिया से कभी निकले ही नहीं हैं। और ये जो मैप है, मैप में जो अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई गई हैं वो भी एक बैड एग्जाम्पल है, एक बुरा उदाहरण है। तो शेक्सपियर के प्ले पढ़ कर के जब भी आप कोई पढ़िए तो आपका जो पढ़ने वाला होता है, जैसे ये छोटे छोटे से बच्चे हैं, चीज़ों का प्रभाव इनके दिमाग पे जल्दी होता है, तो इनको ऐसा लगेगा कि काश मुझे भी वैसा ही प्रेम मिलता, काश मैं भी इतना ही संपन्न होता, काश मेरे पास भी इतना धन संपदा होती। मैप को देख के इनके मन में जिज्ञासा हो सकती है कि मैं भी वहाँ घूमने जाऊँ, ये ये क्या कहते हैं बिल्डिंग कितनी सुंदर है, ये मॉन्यूमेंट कितना अच्छा है, या ये जगह कितनी बढ़िया है, ठीक है, यहाँ पे मैं घूमने जाऊँ, ऐसी उनके मन में जिज्ञासा हो सकती है। तो ऐसे उदाहरण उनके लिए बुरे उदाहरण हैं। विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। अब देखिए मैप में भी और शेक्सपियर के प्लेस में भी ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं, जैसे शिप हो गया,
जो जहाज होते हैं, सन हो गया, सन का सेंस यहाँ पर जीवन से है, आशा से है, प्रसन्नता से है, खुशी से है, फोर्स से है, ठीक है। प्रेम, लव का सेंस है प्रेम, और प्रेम टेम्पटिंग देम टू स्टील, ये सब अब उन बच्चों को भी चाहिए होता है, तो इससे उनमें जिज्ञासा, उनमें लालच होगा और वो स्टील चोरी करना सीखेंगे। मतलब वो इन सब चीज़ों के लालच में आगे बढ़ने के लिए, अब उनके पास ज़्यादा मीन्स तो है नहीं, पढ़ाई उन्हें ठीक से मिल नहीं रही है, खाना उन्हें ठीक से मिल नहीं रहा है, और ये जो मालनरिश्ड बच्चे हैं उनको यहाँ तक कि दवाइयाँ भी नहीं हैं उनके लिए, हेल्थ सिस्टम भी बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो वरना ये बच्चा जो होता अपने पापा की डिजीज़ लेके थोड़ी आगे बढ़ता। तो ये क्या करने लगते हैं, ये चोरी चकारी करने लगते हैं, ये गलत कामों में फंस जाते हैं। तो कहते हैं इससे अच्छा तो इन्हें इनका उदाहरण ही ना दो, तो कम से कम ये इस तरीके के जो लालच है उसमें तो नहीं फंसेंगे। For lives that slyly turn in their cramped holes from fog to endless night, क्योंकि इनकी जिंदगी क्या होती है, क्या क्यों हो जाते हैं ये ऐसे, क्योंकि इनकी ज़िंदगी कैसी है, इनकी ज़िंदगी स्लाइली मीन्ट होता है सीक्रेटली, गुप्त रूप से, टर्न इन देयर क्रैम्ड होल्स, क्रैम्ड का सेंस वेरी नैरो, बहुत सकरे, कहने का सेंस है होल्स, होल्स होते हैं, होल में कौन रहता है, सांप रहते हैं, और क्या कहते हैं, चूहे रहते हैं, इनकी तुलना ऐसे लोगों से की गई है, ऐसी जानवरों से की गई, कहने का सेंस है इनके घर क्रैम्ड होल से, बहुत सकरे और बहुत बिलनुमा इनके घर थे, इतने छोटे छोटे इनके घर थे, वहाँ पर इनकी ज़िंदगी जो है बीती जा रही है। टर्निंग फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, अब देखिए फ्रॉम फॉग हमने बताया था पहले ही, फॉग का सेंस अस्पष्टता से है, और एंडलेस नाइट जो सभी कभी ना समाप्त होने वाली रात्रि होती है। अब देखिए रात क्या होती, कहते नहीं हर रात के बाद एक सुबह आती है, ठीक है, तो कहने का सेंस है अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम है तो उसके बाद में अच्छे दिन आएंगे ही आएंगे, खुशियाँ मिलेंगी ही मिलेंगी, लेकिन इनकी रात एंडलेस हो गई है, इनकी ज़िंदगी में जो दर्द हैं, जो दुख हैं, जो परेशानियां हैं, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। इनका फ्यूचर भी फॉग से पेंटेड है, यानी इनका फ्यूचर भी पूरी तरीके से अस्पष्ट है। On their slag heap, these children were skins peeped through by bones. अब देखिए slag मीन्स होता है रिफ्यूज, जो कूड़ा होता है, ठीक है, अपने अपने कूड़े के ढेरों पर these children, ये जो बच्चे हैं, were skins पीप्ड थ्रू बाई बोन्स, इनके शरीर पे जो स्किन है, जो खाल है, वो इतनी हल्की पतली प्रतीत होती है, ऐसा लगता है कि इनकी जो अंदर की हड्डियां हैं वो अंदर से झांक रही हैं, ठीक है। इससे अच्छा कुपोषण का चित्रण मैंने पहले कभी नहीं देखा है, कि जहाँ पर कुपोषित बच्चे का चित्र आप कभी भी देखिए तो उसकी आप एक एक हड्डियाँ गिन सकते हो, और आप ऐसा लगता है कि उसकी जो हड्डियाँ हैं वो उसकी खाल से बाहर झांक रही हों। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास, अब ये यहाँ पर जो बच्चे कुछ बच्चे चश्मे पहने हैं, वो कैसे पहने हैं, वो बेचारे चश्मे भी उनकी ग्लास की मरम्मत की गई है, चश्मों की तीलियाँ नहीं, जो चश्मों में जो शीशा होता है उसकी भी मरम्मत की गई है। कैसे, जब अब आपका ग्लास की मरम्मत करने का सेंस है, आप कभी आपका शीशा टूट जाए तो हल्की सी दरार भी आ जाए तो उससे स्पष्टता देखने में नहीं आती है, तो लेकिन इनके तो कुछ ज़्यादा ही टूटे हुए हैं। लाइक बॉटल बेड्स ऑन स्टोन्स, आपकी कांच की बॉटल कभी भी किसी पत्थर पे गिर जाए और टूटने, बिल्कुल पूरी तरीके से ना टूटे और उसमें लाइन 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 आ जाए, और अब आप उसके थ्रू देखने की कोशिश करिए, आपको दिखेगा नहीं, बहुत स्पष्ट धुंधला नजर आता है, ऐसी ही इनके दशा थी। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, उनका जितना टाइम एंड स्पेस का सेंस यहाँ पर उनके पूरे जीवन से है, उनके पूरे जीवन जो है वो यही फॉगी स्लम्स है। फॉगी का सेंस है बहुत गंदी, अस्पष्ट, धुंधली, ठीक है, स्लम्स का से झुग्गी झोपड़ियों से है, उनका जो फ्यूचर है वो अस्पष्ट है, चारों तरफ गंदगी है, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, यहीं से शुरू होता है उनका जीवन और यहीं खत्म हो जाता है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम, अब कहते हैं इसलिए ये वाला जो मैप लगा रखा है अच्छा वाला, जिसमें बढ़िया बढ़िया जगहें दिखाई गई हैं, सुंदर सुंदर मॉन्यूमेंट्स दिखाए गए हैं, बहुत शानो शौकत वाले शहर दिखाए गए हैं, ये वाला सब हटा दो,
ठीक है, और इनको एक अलग से मैप दो। उस मैप में इतना बड़ा, अब राइटर को यहाँ पे पोएट को गुस्सा आ गया है ऐसा लगता है, इसलिए वो कहता है ये सब हटा दो और क्या लगाओ, एक मैप लगाओ जिसमें सिर्फ स्लम्स नजर आ रही हूँ, ठीक है, एज बिग एज डूम, उतनी बड़ी जैसे कि मृत्यु हो, ठीक है, मतलब इनको हर जगह पे वो स्लम्स ही नजर आए, तब तो वो रिलेट कर पाएंगे अपने संसार को और मैप के संसार को। अब ये बताते हैं, ये थोड़ी लास्ट की लाइनें जो हमारा लास्ट स्टेंजा है इसमें थोड़ा सोल्यूशन बताया गया, क्या है, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज। यहाँ पर वो बिल्कुल एड्रेस कर रहे हैं गवर्नर को, जो राज्यपाल होते हैं, इंस्पेक्टर को जो स्कूल में आते हैं ना निरीक्षण करने के लिए, एंड विजिटर, और जो स्कूल में ऐसे भी घूमने फिरने आते हैं, विजिट करने आते हैं, ठीक है, 15 अगस्त 26 जनवरी पे लोग आते हैं ना आपके यहाँ, तो ऐसे लोग जो हैं जब तक कि खुद प्रयास नहीं करेंगे, किस चीज़ का प्रयास, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, कि ये जो मैप है, जो असली वाला मैप है, ये उनकी खिड़की बन जाए। खिड़की बनने का सेंस है कि ये उनके लिए उन्नति के रास्ते खोल दे, आशा के रास्ते खोल दे, जितनी भी निराशा है उसको हटा दे, एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। और ये जो दूसरी वाली, अब ये एक विंडो बन जाए, ठीक है, ये मैप्स उनके विंडो बन जाए और उन विंडोज को, ठीक है, बिल्कुल तोड़ दें, ठीक है, जो कि उनकी जिंदगियों पर पूरी तरीके से बंद हो जाती हैं। कैटाकॉम्स एक कब्र होती है, अंडरग्राउंड कब्र होती हैं, ठीक है, जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है। यहाँ पर कहने का सेंस है ये जो स्लम एरिया है ये उनकी कब्र की तरह काम कर रहा है, ये यहीं पैदा होते हैं, यहीं मर जाते हैं। तो इस विंडो को तोड़ देना है, ब्रेक ओपन, बिल्कुल तब तक तोड़ो जब तक ये खुल ना जाए, टिल दे ब्रेक द टाउन, जब तक कि वो पूरा का पूरा जो स्लम एरिया वाले जगह है उसको तोड़ ना दें, एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, ठीक है, और यहाँ से उनको निकाल ले जाएं अच्छे अच्छे शहरों में, अच्छी अच्छी जगहों पर, और उनको हरे हरे चारागाह दिखाए जाएं, हरे हरे मैदान दिखाए जाएं, एंड मेक देयर वर्ल्ड, और उनके संसार को ऐसा बना दें, रन अज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स एंड टर्न लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन। अब इन बच्चों को भी रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड, सबसे पहले इनको दौड़ने दिया जाए, बेतहाशा दौड़ने दिया जाए का सेंस यहाँ पर है, उनको स्वतंत्रता प्रदान की जाए, वो भी देखें कि आसमान का रंग कैसा होता है, आसमान का रंग अज्योर आसमानी नीला होता है, लेट स्काई नहीं होता है, गोल्ड की सैंड होती है, सैंड जो है, जो बालू है वो भी गोल्डन कलर की होती है, और उनकी टंग, उनकी जो जिह्वा है, उनकी जो जीभ है वो किताबों में दौड़ने दी जाए। रन नेकेड का सेंस है बिल्कुल स्वतंत्रता से उसे दौड़ने दिया जाए, मतलब बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छी अच्छी किताबें दी जाएं, एंड द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन। अब वाइट जो है, वाइट लीव्स जो हैं वो किताबें हैं, ठीक है, और ग्रीन लीव्स जो हैं वो हमारा नेचर है, प्रकृति है। हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग प्रकृति से सीखते हैं, तो बच्चों को प्रकृति से और बुक्स से सीखने का अवसर प्रदान किया जाए। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन। अब यहाँ पर सन का सेंस क्या है, सन क्या सेंस, सूरज हमें क्या क्या देता है, सूरज किस बात को सिंबलाइज करता है, एक तो जीवन को सिंबलाइज करता है, फोर्स शक्ति को सिंबलाइज करता है। तो कहते हैं कि हिस्ट्री उन्हीं की होती है, इतिहास उन्हीं के लिखे जाते हैं जो अपने जीवन में कुछ अच्छा कर ले जाते हैं, कुछ बड़ा कर ले जाते हैं, जिनमें शक्ति होती है, जिनमें उत्साह होता है, जिनमें जो हमारी परेशानियां उनसे लड़ने का मादा होता है। तो कहते हैं आओ अब हम इन बच्चों को वैसा ही बनाएं, और ये बच्चे तब तक वैसे नहीं बन सकते हैं, इनमें फोर्स, लाइफ और क्या कहते हैं एंथुजियाज्म, जेस्ट तब तक नहीं आएगा जब तक हमारे गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर्स अपने अपने प्रयास जारी नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी कि सोसाइटी की जिम्मेदारी है। तो हम सभी लोग मिल करके आइए इन बच्चों की, जो कि स्लम एरियाज के स्कूल्स में पढ़ते हैं, उनकी ज़िंदगी को बदलने का प्रयास करें। तो अब हम आगे देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी पोइटिक डिवाइसेस यूज़ की गई हैं। सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं, इसमें यूज़ हुआ है सिमिली।
जैसा कि परिभाषा से पता चलता है, सिमली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स। इसमें क्या होता है, कंपैरिजन यानी तुलना की जाती है दो अलग अलग चीजों की। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन लाइक सच एज आर यूज्ड। ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं, लाइक यूज होगा, सच यूज होगा, एज यूज होगा। जैसे पोएम में देखिए एग्जाम्पल में, लाइक रूटलेस वीड्स, है ना, रूटलेस वीड्स की तरह, उनसे रूटलेस वीड्स की तरह यानी रूटलेस वीड्स से तुलना की गई है। लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, स्पेक्टिकल्स की तुलना की गई थी ना। विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, विंडोज की तुलना कैटाकॉम से की गई है यानी ग्रेव्स से, कब्रों से की गई है। ठीक है, तो और नेक्स्ट देखिए मेटाफर। Metaphor is a direct comparison between two things, and unlike simile, in it the words of comparison are not used. Metaphor जो है वो एक direct comparison है, मतलब इसमें किसी भी चीज को किसी की तरह ना बता करके उसे वो चीज ही बता दिया जाता है। जैसे अब हमने पढ़ाते समय भी बताया था, रैट्स आई, रैट्स आई मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि आईज लाइक रैट, ठीक है, बल्कि हम कह रहे हैं उसे रैट्स आई। ठीक है, तो लाइक और सच एस नहीं यूज होते हैं। जैसे देखिए, गस्टी वेव्स, फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग, लेट स्काई। वी आर नॉट सेइंग कि स्काई लाइक लेड, ठीक है, या इस तरीके से नहीं कह रहे हैं, ब्लैक स्काई को रेफर कर रहा है ये। स्टार्स ऑफ वर्ड्स हुज लैंग्वेज इज द सन, उसे सन ही बता दिया है लैंग्वेज को। वाइट एंड ग्रीन लीव्स, ठीक है, गोल्ड सैंड, ये सब क्या है, मेटाफर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है एलिटरेशन। एलिटरेशन में क्या होता है, जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है वो रिपीट होता है। जैसे इन दिस फिगर ऑफ स्पीच कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीटेड, जैसे कि फार फार फ्रॉम, शुरू में ही सबसे पहली लाइन है तो इसमें देखिए एफ साउंड रिपीट हो रहा है। श्योरली शेक्सपियर, तो इसमें एस साउंड रिपीट हो रहा है। फ्रॉम फॉग, एफ साउंड रिपीट हो रहा है। एनाफोरा नेक्स्ट है हमारा। इफ सेम वर्ड इज रिपीटेड इन द बिगनिंग ऑफ सक्सेसिव सेंटेंसेस और क्लॉजेज, इट इज एनाफोरा। अगर लगातार जो लाइनें आ रही हैं उनमें सेम वर्ड रिपीट हो रहा हो तो एनाफोरा होता है। जैसे रन अज्योर ऑन गोल्ड सैंड, आगे की लाइन है। फिर रन नेकेड इनटू बुक्स, ये क्या है, रन रन रिपीट हुआ है इसलिए एनाफोरा है। नेक्स्ट है रिपीटेशन। रिपीटेशन तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कोई भी एक वर्ड जो है वो रिपीट किया जाता है पोएटिक इफेक्ट को इनहेंस करने के लिए। तो देखिए, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, इसमें फार वर्ड रिपीट हुआ है। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, ये भी ब्रेक वर्ड जो है वो रिपीट हुआ है। पर्सोनिफिकेशन है नेक्स्ट। इसमें क्या होता है, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच ह्यूमन क्वालिटीज आर एट्रीब्यूटेड टू एनिमल्स, ट्रीज, इंसेक्ट्स और इवन लाइफलेस थिंग्स। मतलब मानवीय गुण प्रदान किए जाते हैं एनिमल्स को, ट्रीज को, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट्स उनको, या कभी कभी लाइफलेस थिंग्स को, जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनको भी। इसमें सिविलाइज्ड होम, राइडिंग ऑल सिटीज, राइडिंग इज ह्यूमन एट्रीब्यूट और वो किसको दिया गया है, सिविलाइज्ड होम को दिया गया है। ठीक है, ढूम को सिविलाइज्ड बताया गया है। तो सिविलाइज और राइडिंग जो है वो दोनों ह्यूमन एट्रीब्यूट्स हैं। आगे देखिए, टोन ऑफ द पोएम। अब पोएम की टोन क्या है। द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम इज कंपोज इन अ वेरी सीरियस टोन। आप पूरी पोएम में देखिए बहुत सीरियस और ग्रेव टोन रही है इनकी, बहुत गंभीर तरीके से इसका प्रस्तुतिकरण किया गया है। द पोएम टॉक्स अबाउट द ग्रेव प्रॉब्लम्स ऑफ अ सोसाइटी लाइक पॉवर्टी, सोशल इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी। पोएम जो है, पूरी पोएम में बात हुई है, गरीबी की बात हुई है, जो समाज में जो अन्याय व्याप्त है या जो असमानता व्याप्त है इसकी बात हुई है। इट पोर्ट्रेज अ क्लियर एंड पैथेटिक पिक्चर ऑफ द प्लाइट ऑफ चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम्स। अब ये क्या है, एक बिल्कुल स्पष्ट लेकिन बहुत ही दयनीय पिक्चर जो है, दयनीय जो क्या कहते हैं इमेज है, वो हमारे सामने प्रदर्शित करती है उन बच्चों की जो स्लम में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। बिसाइड्स डिस्कसिंग
the causes responsible for such conditions, the poet suggests solutions also. अब पोएट जो है सब पूरे में तो कॉज बताता है कि क्या क्या है, उनकी कंडीशन कैसी है और क्यों हो रहा है ऐसा, वो भी बताता है, लेकिन एंड वाले में वो जाके एंड जो अब हमारा पैराग्राफ है उसमें ये भी बताता है कि ये ठीक हो सकता है अगर गवर्नर्स, इंस्पेक्टर्स और विजिटर्स जो हैं वो इस पे ऑनेस्ट एफर्ट्स अपने रखें, उन पे ध्यान दें। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये पोएम पूरी हम लोगों ने पढ़ ली है और अच्छे से समझ में आ गया है। अब इसे आप अच्छे से समझने की कोशिश करिए और जो भी प्रॉब्लम हो मुझसे ज़रूर पूछिए। थैंक यू।